on cyber security. First of all, we have to see what is cyber security. The term cyber security is used to refer to security offered through online services to protect your online information. While we have surfing internet or doing anything on internet, it is a major problem that we have faced, that is called cyber crimes, malwares, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम etc. ये जो साइबर सिक्योरिटी टर्म है, ये हमें ऑनलाइन सर्विसेज जो हम एबल करते हैं, इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो या पर्सनल वर्क हो या जीमेल से रिलेटेड वर्क हो, वहाँ पर क्या क्या सिक्योरिटी हमें लेनी चाहिए, व्हाट द सेफ्टी मेजर शुड बी टेकन, दैट इज कॉल्ड साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए ये चारों चीज हमें समझना होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइबर, व्हाट इज द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आर द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन साइबर फील्ड्स, हाउ इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ अ साइबर फील्ड अराउंड अस. फर्स्ट, व्हाट मीनिंग of the word cyber. It is a combining form related to information technology, the internet and virtual reality. Next, need of cyber security. Cyber security is necessary since it helps in securing data from threats such as theft or misuse. Also safeguard your system from virus. ये जो साइबर सिक्योरिटी है, इसकी जरूरत हमें क्यों है? अगर हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं और इंटरनेट चला रहे हैं, तो वहाँ में भी पॉसिबल्स है कि हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, वो लीक हो सकता है. पर्सनल डेटा इन द सेंस कि हमारा जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं वहाँ से लीक हो सकता है. जाने अनजाने में हम जानते भी नहीं है कि हमारा जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन है वो हमारे सिस्टम में सेव होता है. हम लोग जाने अनजाने में क्या करते हैं, पॉपअप आता है हमारे सिस्टम में और पासवर्ड सेव कर लेते हैं. पासवर्ड वो हमारा कंप्यूटर में सेव होता है और कोई भी पर्सन चाहता है, अगर सिस्टम खुला हुआ है तो उसको देख सकता है कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों क्या है. तो उस सिस्टम को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है. कुछ एक प्रॉब्लम्स है साइबर सिक्योरिटी के, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट है वायरस, सेकंड हैकर्स, मैलवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस, पासवर्ड क्रैकिंग. ये वायरस और वर्म्स क्या होते हैं? वायरस और प्रोग्राम एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं. ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो बिना ऑनर के नॉलेज के अपने आप सिस्टम में रन करता है और हमारे सिस्टम से डेटा को लीक करता है. सॉल्यूशन, अगर हमें वायरस और वर्म्स से बचना है तो सिस्टम में एंटीवायरस या टोटल एंटीवायरस को इंस्टॉल करना होगा, तभी हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं. ये कुछ एक एंटीवायरस के नाम दिए गए हैं जिसको इंस्टॉल करके हम वायरस से बच सकते हैं. हैकर्स एक ऐसा पर्सन होता है जिसको मिस इंट्रूडर भी बोलते हैं, जो क्या करता है, पर्सन का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर के वीकनेस को तोड़ते हुए सिस्टम के अंदर इन करता है और हमारे सिस्टम के डेटा को चुराता है. और चुराने के बाद हमारे सिस्टम के डेटा को वो करप्ट भी कर देता है. करप्ट का मतलब ऐसे फॉर्मेट में उसको डाल देता है कि ना हम उसको पढ़ पाते हैं और ना उसको ओपन कर पाते हैं. इस हैकिंग से कैसे हम बच सकते हैं? तो हैकिंग से बचने के लिए हमको अपने सिस्टम में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के कुछ रूल्स हैं. रूल्स ये है कि जो पासवर्ड हमारा होता है वो मिनिमम 8 to 20 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए. पासवर्ड में एक स्मॉल अल्फाबेट, एक कैपिटल अल्फाबेट, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है. दूसरा होता है फायरवॉल. फायरवॉल हमारे सिस्टम में पहले से अवेलेबल रहता है. हम अगर उसको ऑन कर लेते हैं तो कोई भी पर्सन जो नेटवर्क पे है वो हमारे सिस्टम में इन आसानी से नहीं कर सकता. तो हैकर से बचने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जरूरत होती है और फायरवॉल को ऑन करने की जरूरत होती है. मैलवेयर्स, ये मैलवेयर्स क्या होता है? ये एक तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर है. ये भी एक तरह के प्रोग्राम है. अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा वायरस और वर्म्स. वर्म्स और वायरस जो है ये
मैलिशियस सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे सिस्टम्स के डेटा को डैमेज करते हैं बिना ऑनर के परमिशन के। ये जो मैलवेयर्स हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वायरसेस हैं, ट्रोजन्स हैं, रूटकिट्स हैं, वर्म्स हैं, स्पाईवेयर है, क्राइमवेयर है और एडवेयर है। ये अलग अलग तरह के मालवेयर अलग अलग तरीके से हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं। मालवेयर जो होते हैं इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, और एंटीवायरस या टोटल सिक्योरिटी या फायरवॉल यहाँ भी हम लोग यूज करते हैं ताकि हम इस तरह के मैलवेयर से बच सकें। ट्रोजन हॉर्सेस, ये ट्रोजन हॉर्सेस भी एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये भी एक तरह का वायरस है जो हमारे सिस्टम से डेटा को चुराता है। ये जो वायरस है ये बहुत ही खतरनाक वायरस होते हैं। अगर सिस्टम में कोई काम करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि एक फाइल जो बनता है, अगर आपके सिस्टम में कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो उसी फाइल का डुप्लीकेट नाम का एक और फाइल बन जाता है और लास्ट में exe लिखा हुआ रहता है और उस पर एक टिक मार्क लग जाता है, उस पर क्लिक कीजिए वो खुलेगा नहीं। ये जितने भी वायरस डुप्लीकेट नाम के सेम फाइल क्रिएट करते जाते हैं और सिस्टम में पूरी तरह भर देते हैं। सिस्टम में स्टोरेज रहने के बावजूद भी शो करता है कि सिस्टम में स्टोरेज फुल है। ट्रोजन हॉर्सेस से कैसे बचा जा सकता है? सिक्योरिटी suits such as Avast Internet Security will prevent you from downloading Trojan horses। ये जो ट्रोजन हॉर्सेस है इनका मेन सोर्स होता है इंटरनेट और खासकर ईमेल। जो हम लोग ईमेल ओपन करते हैं, ईमेल में स्पैम मैसेज में जाते हैं तो वहां से ये हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं। पासवर्ड ट्रैकिंग, पासवर्ड ट्रैकिंग क्या होता है? पासवर्ड अटैक्स are attacks by hackers that are able to determine password or find password to different protected electronic areas such as social network sites। ये पासवर्ड क्रैकर जो है ये एक तरह के पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, कोडिंग के थ्रू हमारे पासवर्ड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं हद तक वो पासवर्ड को तोड़ के हमारे सिस्टम्स में इन कर जाते हैं। तो पासवर्ड्स के लिए तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जब भी हम लोग पासवर्ड्स यूज करें तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें, और जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के लिए 1 स्मॉल अल्फाबेट, 1 बिग अल्फाबेट, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। और जब भी हम लोग पासवर्ड यूज करते हैं तो डिफरेंट साइट्स के लिए डिफरेंट पासवर्ड यूज करना चाहिए। जैसे सोशल साइट्स के अलग पासवर्ड, जीमेल के लिए अलग पासवर्ड, बैंकिंग के लिए अलग पासवर्ड। एक जैसा पासवर्ड रखेंगे तो सारे साइट्स हैक होने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं that should be taken while accessing internet on a computer are keep strong password। पहला स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। दूसरा प्रोटेक्शन यूजिंग फायरवॉल। फायरवॉल एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको हमको ऑन करके रखना पड़ेगा तभी वो दूसरे सिस्टम को प्रोटेक्ट, दूसरे पर्सन को प्रोटेक्ट करेगा हमारे सिस्टम में इंटरनेट है। पेरेंटल गाइडेंस फॉर यूजिंग आईटी टूल्स। बच्चे को हम लोग बताते हैं कि जब भी कोई भी नया साइट्स आप लोग ओपन करो तो अपने पेरेंट के गाइडेंस के अंदर में, अगर आप उस साइट्स को नहीं जानते हो, उस एप्लीकेशंस को नहीं जानते हो तो उसको ऑन नहीं करना चाहिए। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ईमेल फ्रॉम एन अननोन पर्सन। हमारे मेल में बहुत ऐसे मेल्स आते हैं जिसकी जानकारी हमको नहीं रहती है कि वो मेल कहाँ से आया है, तो ऐसे मेल का कभी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं, आप इतना जीत चुके हैं, आप लकी ड्रॉ में जीत चुके, तो ऐसे अननोन मेल्स का रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। आज के डेट में फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत हद तक बढ़ चुका है। इस फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। उससे पहले ये जान लें कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कितने तरह के होते हैं। पहला होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेक्स्ट है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेक्स्ट है पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन एंड द लास्ट वन इज मोबाइल वॉलेट। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस रियल टाइम फंड ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है जो कि 24/7 पे वर्क करता है, यानी 24 आवर्स 7 डेज। ये जो है ये आप इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू किसी चैनल के थ्रू आप 24/7
में क्या कर सकते हैं, इसको पैसा भेज सकते हैं। इसका कुछ लिमिट होता है। नेक्स्ट है यूपीआई। यूपीआई जो होता है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सर्विस है, इसको भी 24/7 में किया जा सकता है। लेकिन यूपीआई का प्रॉब्लम ये है कि ये जब भी होगा किसी मोबाइल नंबर के थ्रू होगा, एक मोबाइल नंबर से दूसरे मोबाइल पे ही भेजा जा सकता है। यूपीआई के लिए आपको मोबाइल नंबर कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। बिना मोबाइल नंबर के आप यूपीआई आईडी बना भी नहीं सकते हैं और पैसा भेज भी नहीं सकते हैं। यूपीआई जो है ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू डेवलप किया गया है। यूपीआई का जो लिमिट होता है मैक्सिमम 1 लाख पर डे, और यूपीआई जो है ये डायरेक्टली किसी ना किसी बैंक अकाउंट से लिंक होता है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बारे में हम लोग जानते हैं, कहीं भी परचेजिंग या कुछ गुड्स खरीदने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं छोटा छोटा मशीन लगा हुआ रहता है, जिसके थ्रू हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू वहाँ स्वैपिंग से पैसा लिया जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू भी हम लोग पैसा किसी को पे कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट और ई वॉलेट। मोबाइल वॉलेट और ई वॉलेट जैसे हम लोग सिंपल सा अपने पास पर्स रखते हैं। पर्स क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें पैसा रखते हैं और जब जहां जरूरत पड़े वहां उसको खर्च करते हैं। वैसे ही ये ई वॉलेट भी एक प्लेस है ऑनलाइन जहां पर हम लोग पैसा जमा करके रखते हैं और जब जरूरत पड़े उस वॉलेट से पैसा खर्च कर देते हैं। जैसे पेटीएम के वॉलेट में अगर हम पैसा 500 डालते हैं, जहां जरूरत पड़े उस वॉलेट से खर्च कर सकते हैं। सिंपली नॉर्मल जैसे हम लोग पर्स से यूज करते हैं पैसे, वैसे ही ई वॉलेट से पर्स की तरह क्या कर सकते हैं, पैसा यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ बैंकिंग फ्रॉड। ये जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट ओटीपी फ्रॉड, सेकंड फ्रॉड यूजिंग एनी डिस्क रिमोट एक्सेसिंग, यूपीआई फ्रॉड, रिफंड फ्रॉड, कार्ड डुप्लीकेशन स्कीमिंग, fraud using QR code, fraud using online selling or buying platform, fraud using fake SMS। सबसे पहला फ्रॉड ये ओटीपी फ्रॉड। ओटीपी फ्रॉड कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओटीपी फ्रॉड हमारी गलती के कारण ही होता है। किसी कारणवश हम अपना जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन है या फिर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो डेटा होता है लीक कर देते हैं, सोशल साइट के माध्यम से या किसी फ्रेंड्स के माध्यम से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं मेरा कार्ड ले जाओ और पैसा निकाल के लाना, फिर हम लोग बाद में उसका जो पिन होता है वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जिसको हम पैसा निकालने के लिए देते हैं वो उस कार्ड का पूरा इंफॉर्मेशन ले लेता है। अगर फोटो खींच लिया तो पूरा इंफॉर्मेशन उसका आ गया। तो ये जो ओटीपी है, ओटीपी जो फ्रॉड है, पर्सनल इंफॉर्मेशन विक्टिम का कहीं ना कहीं किसी कारण से क्या होता है, जो फ्रॉड करते हैं वो एबल कर लेते हैं और एबल करने के बाद ये फ्रॉड करते हैं। इस फ्रॉड में क्या होता है, पैसा निकालते समय आपके पास कॉल आता है किसी कारणवश से और पूछा जाता है कि आपका बैंक ये हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड लॉस हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आप ओटीपी बताइए, आपको सुधार देते हैं। जैसे ही हम ओटीपी वन टाइम पासवर्ड बताते हैं हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। तो जो डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या जो भी हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है यूपीआई का भी, वो किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉड यूजिंग रिमोट एक्सेसिंग एनी डेस्क मोबाइल ऐप। ये एनी डेस्क मोबाइल ऐप ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एक जगह बैठे बैठे दूसरे किसी का मोबाइल या किसी का सिस्टम चला सकते हैं। यहाँ हम बैठे हैं और किसी के सिस्टम में प्रॉब्लम है तो हम उसका ऑथराइजेशन लेके उसके सिस्टम को ठीक कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। तो एनी डेस्क के माध्यम से भी फ्रॉड होता है। इस एनी डेस्क में 9 डिजिट का कोड जनरेट होता है रैंडमली, और ये रैंडमली कोड अगर पूछा जाता है ऑथराइजेशन के लिए तो दूसरा पर्सन को बताते हैं और उसका पूरा ऑथराइजेशन दूसरे के पास चला जाता है। अब उसके सिस्टम में अगर ब्राउजर में पासवर्ड मैनेजर में बैंकिंग इंफॉर्मेशन सेव है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो वहां से पासवर्ड ले लेता है और फिर अपना फ्रॉड स्टार्ट करता है। तो वैसे कंडीशन में जब भी एनी डेस्क या कोई भी रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे स्काइप हो गया, एनी डेस्क हो गया, ये हमें ऑथराइजेशन ओनली
नोन पर्सन को देना चाहिए, अननोन पर्सन को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है यूपीआई फ्रॉड। यूपीआई फ्रॉड इसमें क्या होता है, हमारा जो बैंक से रिलेटेड हमारा मोबाइल नंबर है उस पर एक कुछ इस तरह के मैसेज भेजे जाते हैं जो कि फॉर्मेट हमें समझ में नहीं आता है। ये छोटा भी होता है मैसेज और कुछ बड़ा भी होता है। ये एक तरह का लिंक होता है। इस लिंक में जो पर्सन होता है वो पैसा रिसीव करने के लिए मैसेज भेजता है, ना कि पैसा भेजने के लिए। और वो आपको बोलता है कि आपको पैसा भेजना है, आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपके पास पैसा चला जाएगा। हम गलती से क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद अगर हम नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं, वो बोलता है कि आप एम पिन डालिए और आपका पैसा चला जाएगा, और हम एम पिन भी डाल देते हैं। अगर यूपीआई फ्रॉड हो गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करेंगे। अगर इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो वहां से जाके आप अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। अगर नहीं चलाते हैं तो कस्टमर केयर को फोन करके बैंक को फ्रीज कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट सिस्टम एंड यूपीआई पेमेंट सिस्टम आर डिफरेंट एंटिटीज। अगर हम कार्ड पेमेंट यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखे हैं और वो यूज कर रहे हैं और उस कार्ड को ब्लॉक कर रहे हैं तो आपका यूपीआई स्टॉप नहीं होगा। यूपीआई अलग चीज है जो डायरेक्ट बैंक से कंट्रोल होता है। तो हमें कस्टमर केयर से बोल के बैंक को फ्रीज करवाना होगा। अगर आप कार्ड ब्लॉक करवा रहे हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका पैसा निकल ही जाएगा। और ये टोटल प्रोसेस, अगर हम यूपीआई कर रहे हैं तो ये टोटल प्रोसेस होने में अप्रॉक्स 24 आवर्स लगता है। अगर हमें लगा इस बीच में कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो हम तुरंत साइबर क्राइम को कॉल करके इंटरनेट से भी लॉन्च कर सकते हैं या बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, वो हमारा पैसा रुक सकता है, दोबारा रिफंड हो सकता है विदिन 24 आवर्स। एक चीज और है, यूपीआई या कोई भी फंड हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी कोई फंड हम ट्रांसफर करते हैं तो उसमें एमपिन या अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट पैसा लेना है तो कभी भी एमपिन और ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। पैसा लेने के लिए कभी भी एमपिन और ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जरूरत पड़ता है जब किसी को पैसा भेजना है। पैसा भेजने के लिए ही ओटीपी और एमपिन की जरूरत है, अदरवाइज रिसीव करने के लिए किसी भी ओटीपी और एमपिन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है रिफंड फ्रॉड। रिफंड फ्रॉड क्या होता है, बहुत ऐसे फेक ई कॉमर्स साइट्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स लगाते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं। रैंडमली किसी भी पर्सन के डेटा को वो उठाते हैं और उनके एड्रेस पे कोई प्रोडक्ट भेज देते हैं, या कोई पर्सन अपने से क्या करता है, कोई प्रोडक्ट कम दाम का दिखा वो परचेज कर लिए, ठीक है। तो घर आने के बाद जब वो देखता है कि प्रोडक्ट मेरा सही नहीं है तो क्या करता है, वो उसको रिफंड करता है और वो फेक साइट रहता है। तो उस समय कस्टमर केयर पे वो कॉल करता है। कस्टमर केयर के पास कॉल करने के बाद वो बोलता है कि अगर आप रिफंड करना चाहते हैं तो रिफंड के लिए आप ओटीपी बताइए, और जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। वो कोई रिफंड नहीं होने वाला रहता है क्योंकि वो फ्रॉड ई कॉमर्स साइट से जनरेट किया जाता है। फ्रॉड कॉमर्स साइट जो ई कॉमर्स साइट है, इसको पहचानने के लिए जब हम लोग कोई भी साइट ओपन करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में देखेंगे HTTP और लास्ट में S लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सिक्योर है। अगर S नहीं लिखा हुआ है HTTP के बाद तो वो अनसिक्योर साइट है, उसको विजिट ना करें। कार्ड डुप्लीकेशन एंड स्किमिंग। कार्ड डुप्लीकेशन एंड स्किमिंग में क्या होता है, बहुत ऐसे जो एटीएम्स हैं जहां पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, जहां सुरक्षा कर्मी नहीं रहते हैं, जो रूरल एरिया में है वहां भी क्या होता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होता है। वैसे जगह पर जो फ्रॉड करने वाले पर्सन रहते हैं वो क्या करते हैं, उस मशीन में एक छोटा सा डिवाइस ऊपर में लगा देते हैं। जो भी पर्सन वहां जाता है, कार्ड स्वैप करता है, क्या होता है, उस कार्ड का पूरा डिटेल्स उसमें कैमरा के थ्रू रीड कर लिया जाता है। बाद में वो डिवाइस निकाल के उसके थ्रू वो फ्रॉड करते हैं, वो कार्ड का इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं और फिर फ्रॉड स्टार्ट करते हैं।
फ्रॉड यूजिंग क्यूआर कोड। क्यूआर कोड तो सबको मालूम है, क्यूआर कोड से डेटा को हम लोग पैसा भेज सकते हैं। जैसे आजकल यूपीआई में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्यूआर कोड देते हैं और पैसा भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विक्टिम पुट आइटम फॉर सेल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिसीव अ कॉल फ्रॉम फ्रॉडर्स, एक्सेप्ट टू गिव एडवांस पेमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी विक्टिम होते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई आइटम्स खरीदना चाहते हैं और जब वो आइटम के लिए क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फ्रॉडर उनको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप ये परचेज है, सामान को परचेज करने के लिए। जैसे आजकल OLX पे बहुत सारे दाम सस्ती दरों पे मिलते हैं। OLX पे देखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जब वो आपसे आपका डाटा मांगते हैं और काफ़ी कम कीमत में कोई सामान वहाँ दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, फ्रॉडर के थ्रू किया जा रहा है। वो अपना जेन्युइन कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिखाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेकिन वो सब फेक रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वो क्यूआर कोड भेजेंगे और बोलेंगे आप कुछ एडवांस पेमेंट कीजिए तब हम आपको ये प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। फ्रॉड यूजिंग ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग, जस्ट वैसा ही है, यहाँ पर ऑनलाइन साइट्स के थ्रू होता है। आइटम्स आर पुट ऑन द सेल फॉर 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट to attract victims citing reasons like transfer. To convince victim, frauders will send digital document like license card, आधार कार्ड etc. फ्रॉडर क्या होते हैं, जस्ट इससे पहले जो बताया क्यूआर कोड जस्ट वैसा ही है ये भी। इसमें भी क्या होता है, फ्रॉडर अपना पूरा डिटेल्स देते हैं और बताते हैं कि हम जेन्युइन पर्सन है, लेकिन वो जेन्युइन पर्सन नहीं होते हैं। जो डेटा वो दिखाते हैं वो एडिटेड रहता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट के थ्रू वो एडिटेड रहता है, किसी और का नाम, किसी और का पता, आधार कार्ड में भी वो चेंजेबल रहता है, तो उसको देख के हम डिसाइड ना करें। नेक्स्ट है फ्रॉड यूजिंग फेक SMS। यहाँ पर देखिए एक SMS आया है जिसमें लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, योर SBI सेविंग अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड ऑन इतना ड्यू टू रॉन्ग सिग्नेचर वेरीफाइड। आप फिर से सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए एक लिंक पे क्लिक कीजिए और जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करते हैं क्या होता है, हमारे मोबाइल से डेटा भी चला जाता है और फिर हमारा पैसा भी चला जाता है। तो कभी भी जो इस तरह के मैसेज आते हैं, वेरीफाइड सिग्नेचर या डेटा चेंज करने के लिए, हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो बैंक में सेव है, अगर किसी भी तरह का मैसेज या कॉल हमारे पास आता है कि इस डेटा को हम फ़ोन से चेंज करेंगे, तो वो गलत है, क्योंकि ये डेटा आपको फिजिकली बैंक में अवेलेबल होके चेंज करना होता है, फ़ोन कॉल पे ये नहीं होता है। ये मैं बता चुका हूँ, एमपिन और OTP इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम कस्टमर बैंक अकाउंट। क्या क्या करना चाहिए अगर हम विक्टिम हो गए और हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट गई? तो सबसे पहले कार्ड कैन बी डायरेक्टली ब्लॉक इंस्टेंटली यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या SMS। हम अपने कार्ड को ब्लॉक कर दें और अकाउंट को फ्रीज कर दें, ठीक है। अगर UPI हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। कार्ड और UPI दोनों अलग अलग चीज है। इसके बाद हम चाहते हैं कि साइबर सेल ना जाए, तो घर बैठे बैठे इस साइट पे हम अपना जो केस है उसको रजिस्टर कर सकते हैं कि हमारे साथ ये घटना हुई है। और जब ये हम लोग अपना कंप्लेन जब लॉन्च कर लिए तो उसका एक कॉपी हमें बैंक को भी देना होता है। सो साइबर सिक्योरिटी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी सोच है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साइबर सिक्योरिटी कैसे अडॉप्ट किया जाए और कैसे हम ऑनलाइन सर्फिंग बेहतर तरीके से कर सके, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।